तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। यूएसएस प्लेन व्यू अमेरिकन नेवी की वो शिप थी जिसने लॉन्च होने से पहले ही सोवियत यूनियन की नींदें उड़ा दी थी। गहरे और तूफानी समुद्रों में जहां नॉर्मल कॉर्पोरेट शिप्स को बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, यूएस नेवी की ये शिप लहरों को बाईपास करके पानी पे तैरती नहीं बल्कि लिटरली उस पर उड़ती थी। पर सोचने की बात यह है कि अगर ये इतनी एडवांस शिप थी तो इसमें ऐसे क्या मसले पेश आए कि अमेरिकन नेवी को इसे हमेशा के लिए डीकमीशन करना पड़ा। नाज़रीन, ये बात है 1960s की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों कंट्रीज अपने अलाइज के साथ मिलकर ताकत का भरपूर मुजाहरा कर रही थी। हर कोई इस रेस में लगा था कि कैसे भी करके दुनिया के सामने खुद को ज़्यादा ताकतवर दिखाया जाए। इस काम के लिए ज़रूरी था कि ऐसी चीज़ें इन्वेंट की जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाई जाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखी हो। यूएस नेवी जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया के ऊपर अपना जैसे रोब जमाया हुआ था, ये रोब सोवियत यूनियन की चंद डेवलपमेंट्स की वजह से खतरे में पड़ चुका था। सोवियत यूनियन ने ऐसी एडवांस किस्म की न्यूक्लियर सबमरीन बनाई इनका चाहते हुए भी यूएस नेवी कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। सबमरीन पानी के अंदर तकरीबन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती थी कि उस वक्त यूएस नेवी की शिप्स इससे काफ़ी स्लो चलती थी। न सिर्फ इनकी स्पीड बल्कि ये 350 किलोमीटर की गहराई में जाकर यूएस नेवी के रेडार और सोनार स्कैनिंग सिस्टम से छुपाने की सलाहियत भी रखती थी। यूएस नेवी को खतरा था कि सोवियत यूनियन की शिप्स आसानी से अमेरिकन नेवी की शिप्स पर हमला कर सकती हैं। अगर उनका कॉम्पैक्ट शिप के रेडार पर डिटेक्ट भी हो गया फिर भी वो सोवियत सबमरीन का कुछ भी नहीं कर सकते। तेज चलने की वजह से ना सिर्फ उनको पकड़ना मुश्किल था कि उस वक्त के टॉर्पेडो मिसाइल्स अंडर वाटर गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, इसकी स्पीड भी सोवियत सबमरीन से काफ़ी कम थी। सोवियत यूनियन के सबमरीन का मामला यूएस नेवी के गले पड़ गया था। इसे निपटने का एक ही सोल्यूशन था कि ऐसी शिप्स बनाई जाएं सोवियत सबमरीन से भी ज़्यादा तेज चल सकें। यूएस नेवी के ऑफिसर्स जो चीज़ ढूंढ रहे थे, एक इटालियन इंजीनियर 106 में पहले से बना चुके थे। उन्होंने एक ऐसी शिप बनाई थी जो अंडर वाटर विंग्स की वजह से काफ़ी तेज़ चल सकती थी। अंडर वाटर विंग्स बोट के नीचे लगे होते थे। बोट थोड़ी तेज चलती थी तो पानी का प्रेशर इन विंग्स को ऊपर उठा देता था। बोट की बॉडी पानी से बाहर हो जाती जबकि विंग सिर्फ पानी के कंटेंट में रहते। टकरने की वजह से पानी से पैदा होने वाला ड्रैग कम हो जाता था और जाहिर है बोट ज़्यादा तेज़ी से चल सकती थी। डिज़ाइन को हाइड्रोफॉइल का नाम दिया गया। 1906 में हाइड्रोफॉइल की इन्वेंशन के बाद आहिस्ता इसमें एडवांसमेंट भी आती गई। 1950s में टेक्नोलॉजी कमर्शियल यार्ड्स और बोट्स में इस्तेमाल होने लगी। हाइड्रोफॉइल का ये डिज़ाइन यूएस नेवी को अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन इसमें एक मसला था। मसला ये था कि ये बोट सिर्फ लेक्स में चल सकती थी। हाँ, पानी पुरसकून होता है क्योंकि ओशंस में जहाँ यूएस नेवी को इनकी ज़रूरत थी वहाँ लहरें बहुत ख़तरनाक होती हैं, इसलिए वहाँ इनके लिए तेज़ चलना मुमकिन नहीं था। यही वजह थी कि यूएस नेवी ने इसी हाइड्रोफॉइल के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस करने का फैसला किया। अंडर वाटर विंग्स को बिल्कुल फ्लैट करके पानी के अंदर पोजीशन किया गया। पानी की लहरें बोट्स की बॉडी और विंग्स के दरमियान होती थीं। इसकी वजह से ज़्यादा लहरों में भी बोट काफ़ी स्मूथली चल सकती थी, अपनी तेज़ रफ्तार को भी मेंटेन रख पाती थी। इस नए डिज़ाइन में मसला सिर्फ एक था, विंग्स को कैसे भी करके कंटिन्यूसली ऐसे मूव कराना था कि बोट की पोजीशन हर वक्त सीधी रहे। खुशकिस्मती से यह टेक्नोलॉजी भी 1960s में बना ली गई। यूएस नेवी को मालूम हो चुका था कि सोवियत सबमरीन से मुकाबला करने के लिए यही डिज़ाइन सबसे बेस्ट रहेगा। पोजीशन में ये हाइड्रोफॉइल सबमरीन सोवियत यूनियन की सबमरीन का पीछा भी कर पाएंगी। 1970 में यूएस नेवी हाइड्रोफॉइल के 4 प्रोटोटाइप्स बना चुकी थी, जिसमें सबसे बड़ी 320 वजनी यूएसएस प्लेन व्यू भी शामिल थी। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हाई स्पीड हाइड्रोफॉइल शिप थी। उस स्पीड में ये वैसे ही चलती थी जैसे दूसरी कॉम्पैक्ट शिप्स चलती हैं। जब इसकी स्पीड बढ़ानी हो तो इसके हाइड्रोफॉइल को हाइड्रोलिक जैक की मदद से नीचे कर दिया जाता। 14,000 हॉर्स पावर्स के इंजन्स थे। असल में F4 फैंटम फाइटर जेट के इंजन्स थे। प्लेन व्यू इस इंजन और हाइड्रोफॉइल की मदद से 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती थी। सोवियत यूनियन की सबमरीन से भी 16 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा। इसके अलावा व्यू पे एडिशनल जेट इंजन लगाने का मकसद इसे और एडवांस बनाना था। ये ऑप्शन भी इसमें मौजूद था, की वजह से वो हैरत अंगेज तौर पे 170
किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर सकती थी। इसके अलावा प्लेन व्यू में बहुत एडवांस ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम भी लगाया गया। हाइड्रोफॉयल को 10 फीट की वेव्स में भी कंट्रोल कर सकता था। यूएस नेवी ने ठीक ठाक खर्चा करके 4 हाइड्रोफॉयल शिप्स को तैयार करवाया। इनकी कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लग गया, करीब 14 साल। 1974 में इनको तैयार किया गया। अब तक ऐसी दूसरी टेक्नोलॉजीज भी आ चुकी थी। इसके ज़रिए सबमरीन को ट्रैक करके हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको निशाना बनाया जा सकता था। हाइड्रोफॉयल को जिस मकसद के लिए बनाया गया था वो तो अब दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था। अब हाइड्रोफॉयल का काम सिर्फ फास्ट पेट्रोलिंग के अलावा कुछ ना रह गया था। के अलावा इन हाइड्रोफॉयल के नुकसान इनके फ़ायदे से भी ज़्यादा थे। तो ये कि इनकी मजबूती एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट शिप्स के मुकाबले में बहुत कम थी। इन पर ज़्यादा वज़न भी नहीं लादा जा सकता था। का मतलब ये था कि ये ज़्यादा हैवी वेपन भी नहीं उठा सकेंगे। ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करने की वजह से ये कन्वेंशनल शिप्स के मुकाबले में कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी थी। कुल मिलाकर बात यह है कि यूएस नेवी का ये एक्सपेरिमेंट कई हद तक कामयाब हुआ। वहाँ कई लोग के खिलाफ भी हो चुके थे। दुनिया के सामने खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में हाइड्रोफॉयल एक कंट्रोवर्सी बनकर रह चुके थे। कोई भी नहीं चाहता था कि नेवी का ज़्यादातर बजट एक ऐसे मकसद में ज़ाया हो जाए बहुत कम कॉस्ट में भी पूरा किया जा सकता था। क्योंकि कोल्ड वार में दुनिया को कुछ ना कुछ करके दिखाना था। 6 हाइड्रोफॉयल शिप सिर्फ कोस्टल पेट्रोलिंग के लिए बनाए गए। इसे पेगासस क्लास हाइड्रोफॉयल का नाम दिया गया। 10 साल तक ये शिप सर्विस में रही। के बाद 1991 में फाइनली सोवियत यूनियन टूट गई और कोल्ड वॉर का इख्तिताम हो गया। साथ ही 1994 में इन हाइड्रोफॉयल हमेशा के लिए डीकमीशन कर दिया गया। वो शिप जो एक दौर में उड़ा करती थी, आज ऑस्ट्रेलिया के साहिल पे इसका मलबा लावारिस पड़ा है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।